हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संदीप सविता एंड कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हम लोग आज बात करेंगे ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन सॉफ्टवेयर वैलिडेशन के लिए। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन पर बना रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबको इसके बारे में, जो नए लोग हैं, जो नए लोग सीएसपी में आने चाहते हैं, सीएसपी में काम करना चाहते हैं, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि हमें सीएसपी के अंदर जानने की थोड़ा जानना है, उनकी थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ओपी कैसे किया जाता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, इसके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ ओक्यू पे। तो ओक्यू चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओक्यू चालू करने से पहले हमारे सॉफ्टवेयर का जो है आईक्यू होना बहुत जरूरी है। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईक्यू के बिना हम ओक्यू पे नहीं जा सकते। जब जैसा बोलते हैं ना कि मेरा सिस्टम ही अगर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो मैं उसकी फंक्शनल टेस्टिंग कैसे करूंगा। तो ओक्यू करने से पहले आईक्यू होना बहुत जरूरी है। और ओक्यू चालू करने से पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, वरना क्या होता है कि मैं ओक्यू चालू कर देता हूँ और उसके बाद फिर मुझे वो सब चीजें कंप्लीट नहीं होती, तो थोड़ा इशू होता है और प्रॉब्लम्स आती हैं और डेविएशन और डिस्क्रिपेंसीज हम लोगों को फिल करनी पड़ सकती हैं। तो ओक्यू चालू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस सॉफ्टवेयर पे आप ओक्यू करने वाले हो उस सॉफ्टवेयर पे आपकी यूजर आईडी क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि आप जो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन करने वाले हो वो एक रियल इमेज होती है कि हाँ, रियल में सिस्टम काम कर रहा है और उसको हम लोग रियल में वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। तो वो सारी चीज डिटेल में कैप्चर होता है, तो इसीलिए आपकी यूजर आईडी क्रिएट होनी चाहिए। इससे पता लगता है कि यस, आप ही उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आप ही ने वो सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट किया है। तो सपोज कि मैं संदीप सविता हूँ और XYZ करके मेरी यूजर आईडी है, तो मैं किसी भी ओक्यू को चालू करने से पहले उस पर मैं अपनी यूजर आईडी क्रिएट करूंगा। मैं एक यूजर क्रिएशन फॉर्म भरूंगा और जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो यूजर आईडी क्रिएट करता है, वो मेरे उसमें यूजर आईडी क्रिएट कर देगा और मैं सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है रेडी हो जाऊंगा। तो दो चीज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। मेरा आईक्यू मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, सो मेरा इंस्टॉलेशन जो है वो परफेक्ट है। तो मैं ओक्यू के लिए जा सकता हूँ और सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करने के लिए, ओक्यू करने के लिए मुझे मेरी आईडी की जरूरत पड़ रही है और वो आईडी भी मेरी क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों, हम लोग अब ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन करने वाले हैं और ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन करने के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं और कौन कौन से चैलेंज होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो सबसे पहले हमारा जो टेस्ट होता है वो है सिक्योरिटी पैरामीटर। मुझे सिक्योरिटी पैरामीटर जो है सॉफ्टवेयर में चेक करके देखने हैं, वेरीफाई करने हैं कि हमारे जो रेगुलेटरीज हैं, आप मान लो USFDA हुआ, MHRA, ईमा और WHO जो भी है, वो सब सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। सिस्टम और सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं, तो सिक्योरिटी पैरामीटर चेक करना जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, थोड़ा एक वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप जो जितने भी सिक्योरिटी पैरामीटर हैं, जैसे कि पासवर्ड लेंथ हुआ आपका और यूजर मैनेजमेंट किस किया जाता है, उसके बाद पासवर्ड मैनेजमेंट जो है वो सारे उसमें दिए हुए थे कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, पासवर्ड एजिंग कितनी होनी चाहिए और यूजर कितने दिनों में, कितने टाइम के बाद, कितने मिनट के बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाना चाहिए यूजर। जो आपका जो यूजर है वो कितने दिनों के बाद, कितने मंथ के बाद जो है उसका पासवर्ड जो ऑटोमेटिकली उसका ऑटोमेटिकली इनेबल मतलब डिसेबल हो जाना चाहिए या फिर लॉक हो जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें देखनी जो है उसमें देखूंगा। तो मेरी कंपनी की कुछ, मेरी कंपनी जो है कोई भी XYZ, उसकी जो पॉलिसीज है, पासवर्ड पॉलिसी, वो मेरे सिस्टम में मैच हो रही है कि नहीं हो रही, मैं वो वेरीफाई करूंगा और सेम चीज में मेरे ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में उसको लिखूंगा। तो वो चीज मेरी वहां पर जो है वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद मैं सबसे पहले वेरीफाई करूंगा कि मेरे सिस्टम में एक्सेस प्रिविलेज है कि नहीं। तो सेम चीज एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाके देखोगे तो आप जब भी कोई यूजर क्रिएट करते हो तो उसको ग्रुप देने पड़ते हैं कि वो ऑपरेटर ग्रुप से है, सुपरवाइजर से है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप से है। तो वो जो जो ग्रुप है वो उसमें दिए होते हैं कि जब भी आप किसी यूजर को क्रिएट करते हो तो या तो ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं या फिर टिक मार्क होते हैं। तो उसमें आप कोई भी ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो और उसको जो है यूजर क्रिएट आप उसका कर सकते हो। तो इस प्रकार ये सारी चीजें मैं पहले वेरीफाई कर लूंगा कि ये सारी चीजें मेरे सॉफ्टवेयर में है। उसके बाद जब मैं टेस्ट मेरा आएगा पासवर्ड मैनेजमेंट, तो पासवर्ड मैनेजमेंट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसमें यूजर क्रिएट करूंगा, दैट्स कॉल्ड टेस्ट 1। एक उसको मैं एक ऑपरेटर करके यूजर बनाऊंगा उसमें, और उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट टेस्ट रहेगा
कि मुझे उसमें सेम यूजर बनाना है कि मेरा सॉफ्टवेयर सेम यूजर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो सेम टेस्ट वन एक और यूजर जिसको मैं ऑपरेटर आईडी दूंगा, पहले वाले को मैंने ऑपरेटर दिया था उसको मैं ऑपरेटर आईडी देकर दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो उसको अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो सेम यूजर आईडी को क्रिएट नहीं करने दे रहा है। तो ये मेरा टेस्ट हो गया कि मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सेम यूजर आईडी को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैंने एक बार जो यूजर आईडी बना दी वही यूजर आईडी इसमें रहेगी, मैं सेम वही यूजर आईडी एक और बार नहीं बना सकता। नेक्स्ट टेस्ट रहेगा मेरा कि मुझे मेरे यूजर को मॉडिफाई करना है, उसका लेवल जो है वो मैंने पहले ऑपरेटर दिया हुआ है, तो उस ऑपरेटर लेवल को मुझे अब जो है उसको सुपरवाइजर लेवल में कन्वर्ट करना है। तो मैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आई कैन एक्सेस द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर उसके एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप उसमें जाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा और यूजर को क्लिक करके या सिलेक्ट करके उसका जो ग्रुप है उसको मैं चेंज कर दूंगा। मैंने उसको ऑपरेटर से सुपरवाइजर में चेंज कर दिया। तो मेरा सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेटर को जो भी मैंने यूजर क्रिएट किया है उसका ग्रुप जो है उसको चेंज करने की इजाजत देता है। माय सॉफ्टवेयर इज अलाउइंग मी टू चेंज द ग्रुप और द क्रिएटेड यूजर लाइक टेस्ट वन। तो टेस्ट वन का यूजर जो है टेस्ट वन यूजर का जो ग्रुप है वो चेंज हो चुका है, वो ऑपरेटर से सुपरवाइजर बन चुका है। तो मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरी एक आईडी है यूजर आईडी 1, यूजर आईडी 2 थी वो मैंने टेस्ट 1 क्रिएट की, और उसमें मैं एक आईडी और क्रिएट करूंगा, उसको बोलूंगा मैं टेस्ट 2 सॉरी। तो 3 यूजर आईडी मैंने क्रिएट हो चुकी है, मेरी एक एडमिनिस्ट्रेटर की, एक टेस्ट 1 यानी यूजर की, एक टेस्ट 2 यानी कि सुपरवाइजर ऑपरेटर की, और जो टेस्ट 1 वाली जो है वो ऑपरेटर से कन्वर्ट होकर सुपरवाइजर में हो चुकी है। तो 3 आईडी मेरी सिस्टम में क्रिएट हो चुकी है। मी एज एडमिनिस्ट्रेटर, XYZ यूजर आईडी है, टेस्ट 1 एज अ सुपरवाइजर, टेस्ट 2 एज अ ऑपरेटर। तो ये 3 आईडी जो है मेरी क्रिएट हो चुकी है। अभी मुझे उसमें जो यूजर आईडी मैंने क्रिएट की है उसके ऊपर मुझे मेरी पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई करनी है, देखनी है। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक यूजर यानी कि टेस्ट 1 यूजर को लॉग इन करूंगा। जब मैं लॉग इन करूंगा तो उससे पहले मैं देखूंगा कि उसमें मेरी यूजर आईडी आ रही कि नहीं आ रही, उसमें जो पासवर्ड आ रहा है वो मास्क है कि नहीं। मास्क मीन्स वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए, वो दिखना ही चाहिए, पासवर्ड कभी भी दिखना ही चाहिए। तो वो चीज जो आती है तो उसको मैं अपना स्क्रीनशॉट जो है उसको कैप्चर कर दूंगा। ध्यान रखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट की बहुत इंपॉर्टेंस है। एज ए एविडेंस मुझे स्क्रीनशॉट लगाने पड़ते हैं, एज ए एविडेंस मेरे को और स्क्रीनशॉट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे रियली एविडेंस होते हैं। तो मैं जब भी यूजर लॉग इन कर रहा हूँ, जो अभी मैंने किसी यूजर को लॉग इन किया तो उसका मास्क पासवर्ड है, मुझे वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ सिस्टम में मास्क पासवर्ड है। जैसे ही मेरा यूजर लॉग इन होगा उससे पहले वो क्या करेगा कि एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देता है कि न्यू पासवर्ड, इसमें चेंज पासवर्ड, न्यू ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड करके देता है। तो इससे ये होता है कि जब भी कोई नया बंदा लॉग इन करता है तो उसको राइट होना चाहिए कि वो अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सके सेल्फ, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि हर इंडिविजुअल बंदे को अपना पासवर्ड पता होना चाहिए। तो वो ऑप्शन उसमें देता है। तो यहाँ पर एक चीज मेरी वेरीफाई हुई कि सिस्टम मेरा जो है फोर्स पासवर्ड मांग रहा है, फोर्स चेंज पासवर्ड ऑप्शन उसमें मांग रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैंने जैसे ही मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ तो उसमें मैं 7 लेंथ पासवर्ड डालूँ। सपोज कि मुझे मेरे एज पर में कंपनी पॉलिसी मुझे पासवर्ड लेंथ 8 है, तो मैं उसमें कम पासवर्ड डालूंगा, 7 पासवर्ड डालूंगा। मेरा न्यू पासवर्ड जो है वो 7 लेंथ का है, 7 कैरेक्टर का है, और कंफर्म पासवर्ड भी 7 कैरेक्टर का है। तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मेरी पासवर्ड लेंथ उसमें 8 डाली हुई है। तो वो शायद, और वो सॉफ्टवेयर जो है उसको एक एरर मैसेज शो करेगा कि यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द पासवर्ड। उसके बाद मैं एक और बार चेक करूंगा कि मेरा सिस्टम जो है वो 7 कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक ले रहा है कि नहीं ले रहा है। पहले मैंने 7 कैरेक्टर पे सिंपल दिया था, फिर मैंने 7 कैरेक्टर पे अल्फा न्यूमेरिक दिया था, तो मेरा सॉफ्टवेयर इसको भी डिनाई कर देगा, मेरा सॉफ्टवेयर इसको अलाउ नहीं करेगा। देन अगेन आई हैव टू चूज, मेरे को 8 पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर लेंथ पासवर्ड डालना है और सिंपल पासवर्ड डालना है, तो मेरा सॉफ्टवेयर उसको भी मना कर देगा, क्योंकि सिंपल पासवर्ड अलाउ नहीं करना चाहिए। पासवर्ड में जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सिक्योर रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, फिर मैं 8 कैरेक्टर लेंथ प्लस कॉम्प्लेक्स पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक डालूंगा और मेरा सिस्टम जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सॉफ्टवेयर में ये चेक करना है कि मेरा सॉफ्टवेयर ऑटो लॉग आउट है कि नहीं। सिस्टम में मैंने कोई भी बंदा उसमें लॉगिन करके चला गया तो मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक 2 मिनट के बाद या जो भी तुम्हारी कंपनी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो लॉग आउट होता है कि नहीं होता। तो मैं सिस्टम को पासवर्ड क्रिएट करके या यूजर को लॉगिन करके मैं 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दूंगा।
2 मिनट के बाद वो पासवर्ड, वो जो यूजर है वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाना चाहिए। वो ऑटोमेटिक लॉग आउट होता है तो मेरा एक टेस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये करना है कि मुझे सिस्टम में इनवैलिड पासवर्ड चेक करने की, मेरे अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी बंदा, कोई भी अनऑथराइज पर्सन किसी भी यूजर आईडी को ट्राई कर रहा है लॉगिन करने की, तो इनवैलिड अटेम्प्ट कितने होते हैं। तो मैं 5 बार इनवैलिड अटेम्प्ट करूंगा। मैं सेम यूजर test1 यूजर आईडी डालूंगा उसमें, और मैं उसमें 5 बार इनवैलिड अटेम्प्ट करूंगा। तो मेरा जो पासवर्ड है, मेरा जो यूजर है वो लॉक हो जाना चाहिए। तो मेरा यूजर जो है अभी लॉक हो चुका है। मैंने 5 बार ट्राई किया, इनवैलिड पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, तो वो जो मेरा यूजर है वो लॉक हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे राइट है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उसमें लॉगिन करूंगा। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करने के बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हमारा फील्ड है उसमें जाऊंगा, उसमें उस यूजर को सिलेक्ट करूंगा और उसकी प्रॉपर्टी चेक करूंगा कि उस बंदा जो है रियल में लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें जो लॉक या ऑप्शन है उसको टिक लिख के आएगा या फिर लॉक लिख के आ जाएगा। तो मेरा बंदा जो है, वो जो मेरा यूजर है test1 यूजर, वो लॉक हो चुका था। अभी मुझे उसको इनेबल करना है, तो उस यूजर को मैं दोबारा से इनेबल करूंगा और उसके बाद मैं उसको सेव ओके मारूंगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान रखने की, कि आप जब भी आप सॉफ्टवेयर में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कर रहे हो, या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कुछ कर रहे हो, आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हो उसमें अगर कमेंट आता है, तो उस कमेंट में आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो लिखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज आपके ऑडिटर के बात डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में शो करे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी कमेंट वाला सेक्शन होता है उसमें आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो लिखो उसमें। तो मैं इसमें अगर मैंने यूजर को इनेबल किया है तो मैं उसमें लिखूंगा यूजर आईडी यूज टू इनेबल द test1 यूजर। तो आई विल रिकमेंड कि कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काम की चीज होती है। तो मेरा जो यूजर है, अभी मैं यूजर पे आता हूँ, मेरा जो test1 यूजर है वो आपका इनेबल हो चुका है। इनेबल होने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, मैं लॉग आउट होके बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये जो test1 यूजर मैंने इनेबल किया उसे मैंने ओपन करके देखना। तो मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं बाहर आ गया हूँ, लॉग आउट हो चुका हूँ। अब मुझे test1 यूजर को लॉगिन कराना है, तो वो बंदा जो है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो गया है तो उसके बाद मुझे अभी क्या करना पड़ेगा कि मुझे जो एक्सेस प्रिविलेज जो टेस्ट है मुझे वो चैलेंज करने हैं। आप जानते होंगे कि एक एक्सेस प्रिविलेज मैट्रिक्स बनाई जाती है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी यूजर जिस ग्रुप में फॉल होते हैं उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, तो बंदे को वो राइट्स होनी चाहिए, और जो चीज नो होती है उसको वो चीज, उस बंदे को वो चीज नो होनी चाहिए। मतलब बंदा जो भी यूजर है, test1 यूजर है, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता जिसमें उसको राइट्स नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं चैलेंज टेस्ट कर रहा हूँ, वो नेगेटिव चैलेंज टेस्ट कर रहा हूँ। मतलब आपके एक्सेस प्रिविलेज के अकॉर्डिंग जो राइट्स test1 यूजर को नहीं दिए गए हैं उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं इस टेस्ट में एज अ test1 यूजर, एज अ सुपरवाइजर मैं इसमें लॉग इन कर चुका हूँ। अभी मुझे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन देखना है कि सुपरवाइजर को एडमिनिस्ट्रेटर का राइट है कि नहीं। तो मैं उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन होगा मैं उसमें क्लिक करके देखूंगा, और जब मैं उसको क्लिक करता हूं तो वो सॉफ्टवेयर जो डिनाई कर देता है कि आपको ये राइट्स नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जो है सुपरवाइजर के लिए एक्सेसिबल नहीं है। उसके अलावा कुछ डिलीट या रिमूव ऐसा कुछ सेक्शन होता है, ऐसे कोई प्रिविलेज होते हैं, मैं उसको चेक करके देखूंगा कि सुपरवाइजर को ये राइट्स है कि नहीं। तो सुपरवाइजर को वो राइट्स भी नहीं होने चाहिए, मेरा सॉफ्टवेयर जो है डिनाई कर देगा। तो उसके बाद मेरे सुपरवाइजर को जो राइट्स नहीं थे, यहाँ पर मैंने थोड़े कम राइट बताए हैं, बाकी एज पर एपीआई जितने भी राइट्स होते हैं जो सुपरवाइजर को नहीं है वो आपको फंक्शन चैलेंज टेस्ट करके देखने हैं। तो सारे चैलेंज टेस्ट मैंने कर लिए हैं। अभी मैं इसको लॉग आउट करके जो मैंने test2 यूजर आईडी बनाई थी एज अ ऑपरेटर, मैं उसको लॉगिन करूंगा। वो लॉगिन हो चुका है, test2 यूजर जो है लॉगिन हो चुका है। अब test2 यूजर यानी कि ऑपरेटर के जो राइट्स हैं एपीआई जो एज पर माय एक्सेस प्रिविलेज मैट्रिक्स, वो जो है test2 यूजर उसको चैलेंज करेगा और उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन हुआ वो तो ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, सुपरवाइजर को नहीं है। उसके अलावा जो चीज मेरे ऑपरेटर को नहीं है और मेरे सुपरवाइजर को है, वो चेक मैं करूंगा कि मेरे ऑपरेटर को क्या क्या नहीं है। तो वो सारे फंक्शनल टेस्टिंग जो है मैं करके देखूंगा, सारे प्रिविलेज चैलेंज करके देखूंगा, और सबको मैं परफॉर्म उसका चैलेंज करके देखूंगा कि वो उसको राइट्स है कि नहीं। तो सारे चैलेंज यहाँ पर एज अ टेस्ट ऑपरेटर मैंने चैलेंज कर लिए हैं, और कोई भी राइट्स जो एज पर प्रिविलेज मैट्रिक्स टेस्ट यूजर यानी कि ऑपरेटर को नहीं दिए थे, वो मेरे फंक्शनल टेस्टिंग जो है मैंने चैलेंज कर लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 चीजें यहाँ पर मैंने चैलेंज किया कि मैंने अपने
सिक्योरिटी पैरामीटर चेंज कर लिया, मैंने पासवर्ड मैंने चेक कर लिया, मैंने यहाँ पर एक्सेस प्रिविलेज जो है वो मैंने यहाँ पर चैलेंज कर लिया है। तो मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी पर्पज मेरा चैलेंज हो गया है। और अभी रह गया एक डाटा बैकअप और रजिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं अपनी जो 2 यूजर आईडी मैंने क्रिएट की थी सॉफ्टवेयर में, जो मेरे काम की नहीं है अब, तो मैं उसको टेस्ट प्रोटोकॉल के थ्रू मैं उसको डिसेबल कर दूंगा। तो मेरी दोनों मैं एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में जाऊंगा और दोनों आईडीज को जो है मैं डिसेबल कर दूंगा। तो मेरी दोनों आईडी जो है अभी डिसेबल हो चुकी है। उसके बाद मैं उसमें जब मैंने यूजर क्रिएट किए थे, मैंने सारा टेस्ट कुछ परफॉर्म किया है, सारा पूरा एक फ्लो आया हुआ है, एक्सेस प्रिविलेज परफॉर्म किए, मैंने यूजर मैनेजमेंट पासवर्ड मैनेजमेंट किया हुआ है। तो इन सब चीजों की एक ऑडिट ट्रायल आएगी। मैंने यूजर डिसेबल भी किया, उसकी भी एक ऑडिट ट्रायल आएगी। तो नीचे मेरा सेक्शन आएगा कि मुझे अब ऑडिट ट्रायल वेरीफाई करनी है। ध्यान रखिए दोस्तों, ऑडिट ट्रायल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिट ट्रायल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में, और रेगुलेटरी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ऑडिट ट्रायल जब मैं चेक करता हूँ तो उसके लिए मुझे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं ओपन करूंगा, क्योंकि मैंने दोनों आईडी डिसेबल कर दी है। तो मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन किया है और मैं ऑडिट ट्रायल सेक्शन में जाऊंगा। उसके बाद मैं ऑडिट ट्रायल ओपन करके देखूंगा। तो मेरी जो है ऑडिट ट्रायल पूरी ओपन होनी चाहिए, मेरे ऑडिट ट्रायल ओपन होनी चाहिए, ऑडिट ट्रायल ऑन होनी चाहिए। मैं देखूंगा इसमें कहीं इसमें ऑडिट ट्रायल को ऑफ करने का ऑप्शन तो नहीं है, तो सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल को ऑफ करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑडिट ट्रायल में मैं ऑडिट ट्रायल के कंटेंट चेक करूंगा। ऑडिट ट्रायल में डेट टाइम आना चाहिए। ऑडिट ट्रायल में ये एक्टिविटी किसने परफॉर्म की है, यूजर लॉगिन लॉगआउट की एक्टिविटी आनी चाहिए। मैंने कोई फंक्शन कुछ भी पैरामीटर चेंज किया हुआ है तो वो उसमें शो होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन आना चाहिए कि क्यों चेंज किया गया, किस वजह से चेंज किया गया, वो सारे ऑडिट ट्रायल में आना चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो मैं सारे अपने ऑडिट ट्रायल को चेक करूंगा, उसमें ये सारी चीजें जो है उसमें होनी चाहिए। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि ऑडिट ट्रायल में मैं प्रिंट दे सकता हूँ नहीं दे सकता। तो ऑडिट ट्रायल में प्रिंट का ऑप्शन होना चाहिए। मैं ऑडिट ट्रायल की प्रिंट दूंगा, और वो ऑडिट ट्रायल जो आई है मेरी XYZ टाइम की, वो ऑडिट ट्रायल में मेरे पास रखूंगा। अभी ऑडिट ट्रायल का टेस्ट हो चुका है, अब मैं परफॉर्म करूंगा अपना डाटा बैकअप और रजिस्ट्रेशन। दोस्तों डाटा बैकअप रजिस्ट्रेशन एक रियल में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही चैलेंज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और उसको परफॉर्म करने के लिए मुझे पहले मेरा सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा है उसका मुझे बैकअप लेना पड़ेगा। तो जो भी मैंने बैकअप लिया है वो सारा बैकअप जो है मैं सॉफ्टवेयर से ले लूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो भी मैंने बैकअप लिया है वो लेने के बाद मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन करूंगा। सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के बाद जो मैंने बैकअप लिया, पहले मुझे वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैंने सारा बैकअप ले चुका है। सपोज मैंने मैंने जितना भी डाटा जनरेट हुआ है उसका बैकअप लिया है, उसका साइज जो है 500 MB जो भी आया हुआ है, 500 KB जितना भी XYZ आया हुआ है, वो सब मैं लिख लूंगा कि इतना डाटा जनरेट हुआ था, इतना बैकअप हो चुका है। और उस सब चीज़ों का मैं जो है प्रोटोकॉल में उसको लिख दूंगा कि मेरा 500 MB का डाटा जनरेट हुआ था, वो मैंने बैकअप कर लिया है। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर के अंदर जाऊंगा, सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद मैं उसमें ऑडिट ट्रायल ओपन करूंगा। तो जो है दोस्तों मेरी ऑडिट ट्रायल ओपन नहीं होगी, ऑडिट ट्रायल में कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मेरा सारा डाटा जो है मैंने बैकअप कर लिया है। सॉफ्टवेयर में अभी कोई भी डाटा नहीं है। और उसके बाद मैं ऑडिट ट्रायल चेक करूंगा, उसमें अलार्म चेक करूंगा। अलार्म भी जाके फंक्शन अलार्म ओपन करके देखूंगा कि कोई अलार्म है कि नहीं, तो वो भी नहीं होगा कि मैंने सारा डाटा जो है बैकअप करके रख लिया हुआ है। उस बैकअप करने के बाद मेरी बैकअप प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी मुझे उसको रीस्टोर करना है। तो जब मैं रीस्टोर प्रोसेस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस सारे डाटा को दोबारा से उठा के उस सॉफ्टवेयर में अटैच कर दूंगा। तो ये मेरी रीस्टोरेशन प्रोसेस हो जाएगी। डाटा अटैच करने के बाद मैं दोबारा से सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा। उसके बाद उसमें ऑडिट ट्रायल चेक करूंगा, उसमें अलार्म ऑडिट ट्रायल चेक करूंगा। जितनी भी ऑडिट ट्रायल होती है सारी ऑडिट ट्रायल चेक करूंगा। तो सारी एक्टिविटी उसमें दोबारा से आ जाएगी और मेरे ऑडिटर मुझे दोबारा से सारी ऑडिट ट्रायल जो है दिखना चालू हो जाएगी। उसके बाद मैं जो भी ऑडिट ट्रायल जनरेट हुई उसका सारा प्रिंट निकालूंगा, और मैं प्रिंट निकालने के बाद ओल्ड प्रिंट और न्यू प्रिंट को मैच करूंगा, और वो दोनों एक्टिविटी मेरी मैच होनी चाहिए। उसके बाद जो तुमने बैकअप परफॉर्म किया था उसमें तुमने कमेंट डाला होगा कि बैकअप हुआ है, तो वो भी उसमें आना चाहिए। उसके बाद रिस्टोर हुआ है उसमें वो भी आना चाहिए। थोड़ी सी ये एक्टिविटी उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगी, बाकी सारा डाटा मेरा मैच करेगा। तो इस प्रकार मेरी जो है सारा डाटा बैकअप और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ मैं इसको डाटा बैकअप और रजिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर में इसको अटैच डिटैच बोलते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट बोलते हैं, पर प्रोसेस दोनों ही डाटा बैकअप और रजिस्ट्रेशन की होती है। और सारे ऑडिट लेके मैं अटैच कर दूंगा। ये सब करने के बाद
मैं अपने जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं उनसे सारे स्क्रीनशॉट को मैं जमा करूंगा। सारे स्क्रीनशॉट को मैं अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अटैचमेंट बनाऊंगा और पूरा प्रोटोकॉल ऑनलाइन में फिल करूंगा। उसी टाइम जो जो स्क्रीनशॉट लिए मैं उसमें लिखता जाऊंगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर वैलिडेशन करते टाइम अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है और कोई भी टेस्ट तुम्हारा किसी टेस्ट से मैच नहीं कर रहा है तो डिस्क्रिपेंसी जरूर भरो उसमें। मैं आपको बता देता हूँ कि 3 टाइप की डिस्क्रिपेंसी होती है। एक होती है हमारी माइनर, एक होती है मेजर, एक होती है आपकी क्रिटिकल। आपकी माइनर डिस्क्रिपेंसी में क्या होता है कि मैं पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज देख लूँ तो वो आपको माइनर डिस्क्रिपेंसी में आ जाता है, क्योंकि मेरे पास प्रोसीजर होते हैं, मेरे पास एसओपीज होती हैं, तो मैं उसको वहाँ पे कवर कर सकता हूँ। सपोज कि मेरे पासवर्ड की लेंथ जो है 7 ले रहा है सॉफ्टवेयर, तो वो मेरी माइनर डिस्क्रिपेंसी में आ जाएगी। क्योंकि अगर मैं जब भी कोई पासवर्ड क्रिएट करता हूँ तो मैं खुद उसको 8 डाल सकता हूँ। तो मुझे उस एसओपी में ट्रेंड होना चाहिए कि जो भी तुम पासवर्ड क्रिएट करो अपना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्रिएट करो और किसी से शेयर मत करो। आई मीन मैं पूरे एसओपी में ट्रेंड हूँ, तो मैं उसको एज अ माइनर डिस्क्रिपेंसी बोल सकता हूँ। अगर मैं मेजर डिस्क्रिपेंसी की बात करता हूँ तो मेरा कोई टेस्ट फेल हुआ है और उस टेस्ट को मैं रीपरफॉर्म कर सकता हूँ और रीपरफॉर्म करने के बाद उसको मैं सही कर सकता हूँ, तो वो मेरा मेजर टेस्ट में आ जाता है, मेजर डिस्क्रिपेंसी में आता है। तो अब मेजर डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसको ही फिल कीजिए। उसके बाद उसका क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है इमीडिएटली, तो वो भी आप अपने क्यूए से रिकमेंड कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिपेंसी फॉर्म में लिखवा सकते हैं, उसको रीटेस्ट करके और डिस्क्रिपेंसी जो है उसको क्लोज कर सकते हैं। अगर कहीं क्रिटिकल डिस्क्रिपेंसी आती है, जैसे कि मेरा अलार्म जनरेट नहीं हो रहा है या फिर मैं यूजर ही क्रिएट नहीं करवा पा रहा हूँ या फिर मैं किसी को ग्रुप नहीं दे पा रहा हूँ, तो उस क्रिटिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए मुझे प्रोटोकॉल वहीं पर रोकना पड़ेगा और उस जो प्रॉब्लम आई है, जो भी डिस्क्रिपेंसी आई है, उसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आगे प्रोटोकॉल को फिल कर सकता हूँ, आगे प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर क्रिटिकल डिस्क्रिपेंसी के बाद भी मैं अपने प्रोटोकॉल को कंटिन्यू करूंगा तो बाद में आके मुझे प्रॉब्लम होगी और बाद में आके वो प्रोटोकॉल जो है मेरा पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसको एग्जीक्यूट करोगे तो वो लगेगा भी नहीं कि एग्जीक्यूट हुआ, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी बाद में आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर कोई क्रिटिकल डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसको प्रोटोकॉल को वहीं पर रोकना चाहिए और उसके बाद उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ो। तो इस तरह मेरा पूरा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और मेरा टेस्ट जो है सारे टेस्ट चैलेंज हो जाते हैं और मैं मेरा अपने ओक्यू को कंप्लीट कर सकता हूँ। और फाइनली इसमें साइन करना है प्रिपेयर्ड बाय, आपने एग्जीक्यूट किया तो आप साइन कीजिए, उसके बाद रिव्यू, देन उसको पोस्ट अप्रूवल में जाने दीजिए और आपका ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं बता रहा हूँ कि आप अगर मेरे वीडियो को अच्छे से एक बार सुनोगे तो आप एक ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल को ऑटोमेटिकली खुद ही बना दोगे। आपको किसी प्रोटोकॉल को लेने की जरूरत नहीं है। इस पूरे प्रोसेस फ्लो को आप एक बार अच्छे से सुनिए और अच्छे से रीड कीजिए, तो आप अपने आप टेस्ट केस बनाते जाओगे। तो दोस्तों मैं अब यहीं पे विदा लेता हूँ आपसे।